हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम कुमारी आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी की सीरीज़ में आज राज्यपाल, जिसे हम लोग गवर्नर के रूप में जानते हैं, तो हम लोग आज की इस सीरीज़ में गवर्नर के बारे में जानेंगे। उनकी क्या शक्तियाँ हैं, उनको क्या अधिकार है, क्या विशेषाधिकार है, उनके क्या कार्य है, इन सारी बातों को जानेंगे। उनकी नियुक्ति से संबंधित यानी राज्यपाल से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं एग्ज़ाम में, पीटी के हिसाब से चाहे मेंस के हिसाब से, तो वो सारा कुछ जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। और इसको जो हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे दोस्तों, राज्यपाल को। और राज्यपाल को पढ़ने से पहले यानी राज्यपाल या गवर्नर को डीपली जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि राज्य की जो व्यवस्था है वह किस प्रकार कार्य करती है। तो दोस्तों, राज्य की जो व्यवस्था के आधार है, अगर राज्य की बात करें तो राज्य की व्यवस्था के 3 आधार होते हैं। तो एक होता है आपका व्यवस्थापिका, एक होता है आपका कार्यपालिका, और एक होता है आपका न्यायपालिका। तो दोस्तों, यानी व्यवस्थापिका का कार्य की अगर हम बात करें तो ये क्या करती है, कानून का निर्माण करती है, कानून निर्माण। और कार्यपालिका क्या करती है, कानून को लागू करती है। और न्यायपालिका की अगर हम लोग बात करें तो न्यायपालिका का कार्य है कानून की समीक्षा, कानून की समीक्षा करना। तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में जो है यानी राज्य के 3 स्तंभ माने जाते हैं। सेम इसी तरह से आपको केंद्र में भी मिलेंगे। अगर केंद्र की हम लोग बात करें तो यहाँ राज्य जो है, राज्य के जगह केंद्र हो जाएगा। केंद्र में भी क्या होता है, व्यवस्थापिका होती है, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है। तो अगर व्यवस्थापिका की बात करें दोस्तों, तो व्यवस्थापिका के अंतर्गत राज्य में क्या हो जाएंगे आपके विधान परिषद, विधानसभा और आपका राज्यपाल। तो विधान परिषद चूँकि सभी राज्यों में नहीं है दोस्तों, बहुत कम राज्य में विधान परिषद है, लेकिन विधानसभा जो है सभी राज्यों में है। तो इन तीनों को मिला करके एक विधानमंडल का निर्माण होता है, विधानमंडल। और कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका के अंतर्गत जो है आपका सबसे ऊपर तो आएंगे सीएम और आपका मंत्री परिषद, और आपका सबसे पहले राज्यपाल होंगे दोस्तों, राज्यपाल, सीएम, मंत्री परिषद, और एक होता है महाधिवक्ता, तो ये हो गए कार्यपालिका के अंग। अब न्यायपालिका की बात करें तो आपका हाई कोर्ट हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाएगा, और इनके नीचे जो कोर्ट्स होते हैं तो वो न्यायपालिका के अंतर्गत हो जाएंगे। तो राज्य के 3 स्तंभ हुए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और व्यवस्थापिका के अंतर्गत कौन कौन आए दोस्तों, विधानसभा, विधान परिषद। हालांकि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, तो जहाँ है वहाँ और जहाँ नहीं है वहाँ के अनुसार इन तीनों को मिला करके विधानमंडल का निर्माण होता है। और अगर कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका का कार्य है कानून लगाना, जिसके अंतर्गत राज्यपाल आते हैं, सीएम यानी कि मुख्यमंत्री आते हैं, मंत्री परिषद आते हैं और महाधिवक्ता आते हैं। और न्यायपालिका के अंदर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उसके अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। वहीं अगर हम लोग केंद्र की बात करें, अगर कंपैरिजन करें, तो यहाँ व्यवस्थापिका के अंतर्गत संसद आ जाएगा। संसद के अंतर्गत आपका आता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कार्यपालिका के अंतर्गत आ जाएंगे आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, और महाधिवक्ता के जगह कौन होंगे दोस्तों, यहाँ महान्यायवादी, जो कि केंद्र के स्तर पर होते हैं। राज्य के स्तर पर महाधिवक्ता हुए तो केंद्र के स्तर पर आपके महान्यायवादी होते हैं। और न्यायपालिका की बात करें केंद्र के स्तर पर तो सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाएंगे।
तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। राज्य के ये 3 स्तंभ होते हैं और इन राज्य के 3 स्तंभ में जो हम लोग आज पढ़ेंगे कार्यपालिका के ये राज्यपाल से संबंधित बातों को जानेंगे। उसके बाद हम लोग सीएम पढ़ेंगे, मंत्री परिषद पढ़ेंगे और महाधिवक्ता तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग इसी जो कार्यपालिका के जो सबसे हेड है राज्यपाल, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों ये जो कार्यपालिका के जो हेड है राज्य स्तर पर आपके राज्यपाल, तो इनका जो है इनका यानी इनके पद की अगर हम लोग बात करें तो पद का वर्णन जो 153 में यानी आर्टिकल 153 में आपका इनके पद का वर्णन किया गया है कि यानी कि आर्टिकल में कहा गया है कि राज्यपाल का एक पद होगा। तो इसका वर्णन कहाँ किया गया है दोस्तों? आर्टिकल 153 में। और अगर नियुक्ति की बात करें हम लोग तो नियुक्ति का वर्णन आपका आर्टिकल 155 में किया गया है। किंतु ये पद का जो वर्णन किया गया है दोस्तों आर्टिकल 153 में, इससे रिलेटेड और एक जानकारी मैं बताना चाहूँगी। ये पद जो मूल संविधान में था दोस्तों, मूल संविधान में यह कहा गया कि आपका एक राज्यपाल का जो है एक पद होगा। किंतु आपका 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। संविधान संशोधन, तो ये जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1956 में, तो यहाँ पर क्या किया गया कि जो कि पद का वर्णन 153 में किया गया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल नियुक्त किए जाएंगे। तो वहाँ इस संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया कि एक जो राज्यपाल है एक से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकते हैं, यानी एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकते हैं। तो यहाँ मूल संविधान में क्या है दोस्तों? मूल संविधान में जो है सिर्फ एक पद का सृजन किया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, संविधान संशोधन जो कि 7वां 1956 में हुआ था, उसके तहत क्या किया गया कि यानी एक राज्य जो है, एक राज्यपाल जो है अनेक राज्यों के लिए जो है वह नियुक्त हो सकते हैं। यानी मान लीजिए कि बिहार और यूपी है तो उसका एक राज्यपाल हो सकता है, और यानी एक से अधिक का मतलब है सिर्फ 2 नहीं, 2, 3, 4, 5 कितनी भी संख्या में राज्यपाल को जो है यानी एक राज्यपाल को अनेक राज्यों का कार्यभार दिया जा सकता है। तो यह 1956 के संविधान संशोधन के तहत जो कि 7वां संविधान संशोधन था, इसके तहत यह जो व्यवस्था संविधान में जोड़ी गई। तो ये हो गया पद का वर्णन। अब 155 में जो है दोस्तों हम लोग क्या बात कर रहे थे, तो 155 में है आपका नियुक्ति से संबंधित बात। तो नियुक्ति में क्या कहा गया है दोस्तों इसका कि नियुक्ति किसके द्वारा होगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। यानी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे दोस्तों, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है ये क्या करेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति होंगे। और हम लोग राष्ट्रपति वाले वीडियो में देख चुके हैं कि जितनी भी नियुक्ति से संबंधित शक्तियां हैं राष्ट्रपति को दी गई है हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा, तो ये जितनी भी शक्तियां इस नियुक्ति से संबंधित राष्ट्रपति को मिली है, तो वास्तव में इसका उपभोग या उपयोग या यूज़ कहिए तो वो कौन करते हैं, तो वो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि राष्ट्रपति नियुक्ति तो करते हैं, लेकिन वह किसकी सलाह पर करते हैं, तो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं राष्ट्रपति आपका सीएम यानी कि गवर्नर की नियुक्ति। तो ये हो गया नियुक्ति से संबंधित बात। और एक चीज़ है दोस्तों, अगर मान लीजिए कि ये जो नियुक्ति करते हैं गवर्नर की राष्ट्रपति, तो अक्सर देखा गया है कि जब केंद्र में सरकार अलग होती है और राज्य में सरकारें अलग होती है, तो जब नई सरकार बनती है यानी केंद्र में अगर नई सरकार बनती है तो हमेशा यह देखा गया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी हुई है और फिर बीजेपी की बनती है तो वहाँ जैसे बीजेपी की बनी तो गवर्नर चेंज हो गया। सेम यूपीए की सरकार में भी हमने देखा था कि जैसे ही सरकार बनी तो बहुत सारे राज्यों के गवर्नर
चेंज कर दिए गए। तो ये सब क्यों होता है, क्यों? क्योंकि ऑपोजिट पार्टी का जो है यानी कि जो भी केंद्र में सत्ता संभालते हैं तो वह चाहते हैं कि मेरे अनुसार जो है राज्य में गवर्नर चले, क्योंकि यहाँ गवर्नर का कार्य क्या होता है दोस्तों? दोहरा कार्य होता है, यानी वह केंद्र के प्रति भी और राज्य के प्रति भी, यानी कर्तव्य तो वो राज्य के प्रति निभाते हैं, अधिकार जो भी है, कर्तव्य है, जो भी कार्य है वह राज्य के प्रति उनके होते हैं, लेकिन वह केंद्र के प्रति जिम्मेदार होते हैं। क्यों होते हैं जिम्मेदार? क्योंकि केंद्र के द्वारा जो है उनकी नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति होती है, तो वो केंद्र के प्रति भी जो है जिम्मेदार होते हैं और वो राज्य के प्रति भी जिम्मेदार होते हैं। चलिए, ये हम लोग जानते हैं नियुक्ति से संबंधित। अब हम लोग जानते हैं जिसका वर्णन हम लोग आर्टिकल 155 में देखें। अब हम लोग जानेंगे शपथ। तो शपथ का वर्णन कहाँ गया क्या है दोस्तों? 159 में, यानी आर्टिकल 159 में जो है शपथ का वर्णन किया गया है। तो जो सूची अनुसूची जो 3 है दोस्तों, अनुसूची 3 में जो है आपका इसका वर्णन नहीं किया गया है। हम लोग जानते हैं कि अनुसूची 3 में जो है जितने भी बड़े पद है भारत के संविधान में उनकी शपथ से संबंधित यह अनुसूची है, लेकिन यहाँ जिक्र अनुसूची 3 में इनका जिक्र नहीं किया गया, लेकिन आर्टिकल 159 जो आर्टिकल है उसमें जो है इसका वर्णन किया गया है। और ये जो है संविधान के संरक्षण और आपका प्रतिरक्षण और कल्याण, राज्य के कल्याण की शपथ लेते हैं। तो अनुसूची 3 में जो है इसका वर्णन नहीं है इनके शपथ का, लेकिन आर्टिकल 159 में है जो इनके शपथ का वर्णन किया गया है। और ये संविधान के प्रति क्या? संरक्षण, प्रतिरक्षण और राज्य के कल्याण की शपथ लेते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों कि एक राज्यपाल एक राज्य के लिए यानी नियुक्त हुए हैं राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन उनको अतिरिक्त कार्यभार दिया जाता है किसी अन्य राज्य का, तो क्या वहाँ पर फिर से उनको शपथ लेनी होगी? तो बिल्कुल शपथ लेनी होगी। यानी कि मान लीजिए कि फागू चौहान बिहार के गवर्नर है, उनको अगर यूपी का दे दिया जाए या झारखंड का दिया जाए यानी अतिरिक्त प्रभार, तो वो उस टाइम में भी क्या करेंगे? संविधान के प्रति संरक्षण, प्रतिरक्षण और राज्य के कल्याण की शपथ लेंगे। यानी वो जितने भी राज्य का अतिरिक्त प्रभार लेंगे, कोई भी गवर्नर, कोई भी राज्यपाल, तो वो उतनी बार जो है शपथ लेंगे। तो ये हो गया शपथ से संबंधित बात, जिसका वर्णन कहाँ किया गया है? आर्टिकल 159 में। अब हम लोग बात करते हैं कार्यकाल की। तो नॉर्मली जो है दोस्तों राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का होता है। अगर नॉर्मली देखें तो राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा दोस्तों? तो 5 वर्ष का होता है। लेकिन एक वर्ड आता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो ये जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत शब्द आता है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। यानी कि राष्ट्रपति जब भी चाहेंगे तो वह जो है राज्यपाल को त्यागपत्र देने के लिए कहेंगे और राज्यपाल को जो है उनका पद छोड़ना पड़ेगा, और इसके लिए कहीं कोई भी जो है सुनवाई नहीं है। हाँ, एक व्यवस्था है कि यह जो है यानी मान लीजिए कि केंद्र में सरकार किसी और की है और जैसे ही सरकार केंद्र की बदली तो वो किसी अन्य राज्य के राज्यपाल को बिना किसी यानी एक्सक्यूज़ के, बिना किसी गलती के, बिना किसी आधार के उसको हटा दिए, तो हाँ वो न्यायालय की शरण ले सकते हैं। हालांकि जनरली अब तक ऐसा कुछ किसी भी राज्य में नहीं हुआ, लेकिन हाँ उनको व्यवस्था दी गई है कि वो न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तो यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का अर्थ है कि किसी आधार के बिना भी जो है राष्ट्रपति गवर्नर को यानी राज्यपाल को उसके पद से जो है हटा
सकते हैं। तो जब भी अगर मान लीजिए प्रश्न आता है दोस्तों कभी भी ऑब्जेक्टिव में कि जो गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, मान लो वहाँ पर 5 साल देता है, 4 साल देता है, 6 साल देता है और आपका ये देता है प्रसाद पर्यंत, तो हमेशा आप इसको टिक करके आना। क्यों? क्योंकि ये शब्द जब जुड़ जाएगा तो इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाता है, किसी साल से उसको कोई मतलब नहीं है। राज्यपाल को जो है आप यानी राज्यपाल को जो है राष्ट्रपति के अनुसार पद का त्याग करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर 5 साल का वो उसका शासन चल गया, उसका कार्यकाल पूरा हो गया और अगला कोई गवर्नर जो है मान लीजिए नियुक्त नहीं हो पाया, किसी भी कारण से, किसी भी दिक्कत से, किसी भी व्यवस्था की त्रुटि की वजह से, अगर मान लीजिए गवर्नर एट ए टाइम नहीं, यानी इसका 5 साल पूरा होने के बाद, यानी पिछला जो राज्यपाल है उनका 5 साल पूरा होने के बाद भी उस राज्य का कोई गवर्नर नियुक्त नहीं हुआ है, तो वो अतिरिक्त वक्त भी जो है, यानी वो जो दूसरा गवर्नर नियुक्त होने के टाइम तक जो है पुराना गवर्नर ही जो है शासन करेंगे, यानी उनके ही हस्ताक्षर से जो पुराने तरीके से विधिवत रूप से उनका कार्य यानी उस राज्य का किया जाएगा। तो मूल रूप से हम लोग जानते हैं कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपने पद पर रहते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों कार्यकाल से संबंधित। अब हम लोग बात करते हैं योग्यता और शर्तें। योग्यता या कहिए शर्तें, यानी इस पद की योग्यता और शर्तें क्या है, इससे संबंधित बातों को हम लोग जानते हैं। तो अगर आर्टिकल की बात करें दोस्तों तो 157 और 158 में इसका वर्णन किया गया है। तो क्या क्या योग्यता, क्या क्या शर्तें हो सकती है एक भारत के राज्य के राज्यपाल के लिए, क्योंकि ये जो राज्यपाल का जो पद है दोस्तों किसी भी राज्य में, जैसे कि हमने केंद्र स्तर पर देखा थी कि राष्ट्रपति जो है किसी भी राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति होता है, सर्वोच्च नागरिक होता है, यानी सबसे ऊंचा पद उनका होता है केंद्र स्तर पर। उसी प्रकार राज्य स्तर पर जो है राज्यपाल जो है प्रथम स्थान रखता है, सर्वोच्च स्थान रखता है, सबसे ऊंचा स्थान रखता है। तो इनके पद की योग्यता से संबंधित बातों को भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहली जो योग्यता है दोस्तों वह होता है कि वह भारत का नागरिक हो। तो हम लोग जानते हैं कि यह जो जितने भी संविधान के द्वारा ऊंचे पद है तो उनमें जो है यश वर्ड लगाया गया है दोस्तों आपका कि वह भारत का नागरिक हो, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि भारत में बहुत सारे सरकारी सर्विसेज है जो अन्य देश के नागरिकों को भी जो है जिसमें सुविधा दी गई है वो जॉब कर सकते हैं, बट यहाँ जो भी उच्च पद है संविधान के द्वारा वहाँ पर ये शब्द जोड़ा गया, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीएम, राज्यपाल, हर ऐसे पद हैं संविधान से जुड़े हैं ऊंचे पद, उनमें यह शब्द जोड़ा गया है ताकि भारत का नागरिक है जो यह लाभ उठा सके, अन्य किसी देश का नागरिक, अन्य किसी देश का व्यक्ति जो है यह लाभ ना उठा सके, इस पद पर जो आसीन ना हो सके। तो पहली योग्यता या शर्त क्या है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता की अगर हम लोग बात करें तो वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी 35 वर्ष की वह आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष से नीचे उसकी आयु न हो। 35 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति चलेगा, लेकिन 35 वर्ष से नीचे का व्यक्ति यहाँ नहीं चलेगा। ये हो गई दूसरी शर्त। अब तीसरी शर्त की अगर हम लोग बात करें तो वह लाभ के पद पर ना हो। ये हो गई तीसरी शर्त। अब चौथी शर्त की अगर हम लोग बात करें और अंतिम शर्त है तो वह विधान मंडल या संसद का सदस्य ना हो।
दोस्तों हमने हमने राष्ट्रपति में देखा था कि लगभग ये सेम था, बट वहाँ पर था कि वह लोकसभा के पद यानी लोकसभा का जो है सीट का वह दावेदार होना चाहिए, मीन्स योग्य होना चाहिए। यहाँ पर बहुत ऑपोजिट है। देखिए यहाँ पर कंपैरिजन करके पढ़िएगा तो लंबे समय तक याद रहेगा। यहाँ पर क्या क्या है, वह विधानमंडल या संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। और अगर मान लीजिए वह विधानमंडल का सदस्य है या संसद के किसी सदन का सदस्य है, तो जिस समय राज्यपाल का वह पद ग्रहण करेंगे तो उसी समय से जो है उनकी विधानमंडल की सदस्यता और संसद की जो है सदस्यता क्या होगी, उनका समाप्त हो जाएगा स्वतः ही। तो कोई भी व्यक्ति जो राज्यपाल का पद ग्रहण करेंगे, धारण करेंगे, अगर वह विधायक है या एमएलए एमपी कोई भी है, तो वह क्या होंगे कि स्वतः ही उनका पद जो है आपका समाप्त हो जाएगा। तो ये उनकी योग्यता से संबंधित बातें थी, जिसका वर्णन कहाँ किया गया है दोस्तों, आर्टिकल 157 से 158 में। अब हम लोग अगली क्लास में जानेंगे इनके कार्य, यानी राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या कार्य है, उनको संविधान के द्वारा क्या क्या शक्तियां दी गई है, क्या क्या कार्य उनके निर्धारित किए गए हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां दी गई है, उन सब के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, क्योंकि प्रश्न जो है अक्सर उससे भी जोड़ करके पूछा जाता है। तो फिर हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।